Okay, so today we will start chapter number 5 of your physics, and that is magnetism and okay. तो देखो लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि हाउ द मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट। आपने जितने भी लॉज पढ़े हैं पिछले चैप्टर में वो आपको क्या बताते थे? मैग्नेटिज्म और करंट के बीच के रिलेशन को बताते थे। आप बायो-सावर्ट्स लॉ ले लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट। एम्पियर लॉ देख लो, मैग्नेटिक फील्ड और म्यू नॉट आई करंट को रिलेट कर रहा है। तो लास्ट चैप्टर में हमने ये सीखा है कि हाउ मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट। बट इन दिस प्रेजेंट चैप्टर अब हम मैग्नेटिज्म को ना मैग्नेटिज्म की तरह पढ़ेंगे, मतलब अब ट्रू मैग्नेटिज्म हम स्टडी करने वाले हैं, जो रियल मैग्नेट्स होते हैं। पिछले चैप्टर में हमने ये सीखा कि मैग्नेटिज्म करंट की वजह से बनता कैसे, बट अब हम रियल मैग्नेट्स की बात करेंगे इस करंट चैप्टर। ठीक, तो रियल मैग्नेट्स की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या रियल मैग्नेट्स आप जानते हैं? एक रियल मैग्नेट क्या होता है, तो हम बार मैग्नेट की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और बताएं, क्या आपकी अर्थ भी एक मैग्नेट है क्या? यस, योर अर्थ इज इटसेल्फ अ मैग्नेट। और मैंने बताया था पहली क्लास में व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। अर्थ की मैग्नेटिज्म का कॉज क्या होता है? कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर करंट बन रहा होगा, क्योंकि थर्ड चैप्टर में हमने फोर्थ चैप्टर में यही तो देखा कि मैग्नेटिज्म का कॉज क्या होता है? करंट या मूविंग चार्जेस। तो कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर चार्जेस मूव कर रहे होंगे या करंट बन रहा होगा, वो कोर में होता है अर्थ के। वो अर्थ के कहां होता है? तो अर्थ के कोर में ना आयंस होते हैं आपके, आयरन के आयन, कोबाल्ट, निकल, ये सब आपके कोर में होते हैं, मोल्टेन स्टेज में होते हैं। दिस इज योर कोर। तो यहाँ पे कोर में आपके आयरन, कोबाल्ट और निकेल के आयंस होते हैं। और आपको पता है कि आपके जो अर्थ का कोर है वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। इट इज इन द रोटेटिंग स्टेज। तो अगर कोर रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर आयंस भी क्या कर रहे हैं? तो क्या करंट बना रहे होंगे? इस करंट का नाम होता है कन्वेक्टिव करंट। क्या कहते हैं इसको? कन्वेक्टिव करंट। तो ड्यू टू दिस कन्वेक्टिव करंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द कोर ऑफ द अर्थ, अर्थ की मैग्नेटिज्म आती है। तो अर्थ के मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है? दिस कन्वेक्टिव करंट व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कोर। तो अगर अर्थ का कोर घूमना बंद कर दे तो क्या अर्थ की मैग्नेटिज्म फिनिश्ड? किसी ने कोर मूवी देखी है क्या? हैज एनीवन सीन दिस मूवी, द कोर? No one. So if you haven't seen this movie, go search it and download it and go through it. इसमें आप समझेंगे कि कैसे अर्थ की मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और वो कैसे बनती है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्या होता है, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ मूवी के बारे में। कि अर्थ का कोर ना रुक जाता है घूमना, प्रॉब्लम आ जाती है। क्या होता है कि अर्थ का कोर क्या हो जाता है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कोर ही रिस्पांसिबल है आपके। तो क्या होता है, और एक चीज, जितने भी आपके ये बर्ड्स होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, इनको क्या डायरेक्शन पता होता है क्या कि ये नॉर्थ है ये साउथ? नो, ये मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से मूव करते हैं आपके जितने भी बर्ड्स होती हैं। तो आप उस मूवी में देखेंगे कि जैसे ही अर्थ का कोर बंद हुआ ना, एक्चुअली में होता क्या है कि शुरू में ना सारी चिड़िया मर मर गिरने लगती हैं। तो साइंटिस्ट को लगता है ये सारे के सारे बर्ड्स ऐसे अचानक से क्यों मर, तो उनको स्ट्राइक करता है कि उनको अपनी डायरेक्शन नहीं पता चली, क्योंकि बर्ड्स जो मूव करती हैं दे मूव ओनली विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो फिर उनको पता चलता है कि कहीं ना कहीं अर्थ के कोर में क्या प्रॉब्लम आ गई और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं अर्थ के अंदर और अर्थ के कोर में जाते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए कि फिर से घूमने लगे, और जाके ना वहां ब्लास्ट करते हैं कोर में। या किसी कोई चीज जाम हो गई है, अब आपको उसको चलाना है तो उसमें क्या कर दो, ब्लास्ट कर दो, तो घूमने लग जाएगा जहां फंसा होगा। तो ये चीज है उस मूवी के अंदर, और जैसे ही होता है एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल। गो थ्रू दैट मूवी, आपको वहां पे समझ में आएगा कि ये सब जो मैं समझा रहा हूं। मार्स में क्यों नहीं एटमॉस्फेयर है, मार्स में लाइफ क्यों नहीं हो रही है एटमॉस्फेयर? क्योंकि मार्स का कोर घूमना बंद कर रहा है, अर्थ का कोर अभी घूम रहा है। Mars has no life, no atmosphere because its core is stopped or stopping.
That is the only reason. Go and search about it. Now, so समझ में आया अर्थ की मैग्नेटिज्म का कॉज? अच्छा, और किसी मैग्नेट के बारे में सुना है आपने? ये तो नॉर्मल। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, which is the strongest magnet in the universe? इस पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म किसका है? न्यूट्रॉन स्टार का नाम सुना है आपने? Have you heard about? कभी किसी आर्टिकल में, न्यूज में? नो? ठीक है, सर्च करें इसके बारे में जाके। तो जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं ना, इनकी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड अभी तक ऑब्जर्व की गई है इस यूनिवर्स में। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है अभी तक नहीं सर्च हुआ। इन फ्यूचर में भी समथिंग मे बी डिस्कवर्ड, बट राइट नाउ neutron stars have the maximum magnetic field and it is of the order of 1 billion tesla. It is of the order of 1 billion। और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो बताता हूँ कितने के ऑर्डर की होती है, तब आपको कंपैरिजन समझ में आएगा दोनों के। आपको क्या लगता है कितनी होनी चाहिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड? 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, what quantity do you want to give? See, Earth's magnetic field is of the order of Gauss। किसके ऑर्डर की होती है? और आपने पढ़ा है कि 1 Gauss is how many टेस्ला? तो यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं 10⁻⁻⁴ टेस्ला के ऑर्डर की है। सो स्मॉल। देख रहे हैं इसकी कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ की कितनी स्मॉलर मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ द ऑर्डर ऑफ गॉस। तो देखो ये कुछ रियल मैग्नेट्स हैं। और कोई रियल मैग्नेट जो आप जानते हैं? Is there any other magnet apart from these which you have seen? इन दोनों को तो हम स्टडी करेंगे अच्छे से अभी, बार मैग्नेट को भी और अर्थ को। न्यूट्रॉन स्टार नहीं अपने सिलेबस का पार्ट, आप इसको एज एन असाइनमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में पता करिए कि इसमें मैग्नेटिज्म आती कैसे है एंड रेस्ट स्टेप्स। ओके, so we are going to study about these two in detail in this current chapter। okay, now so let's first discuss about the bar magnets। तो पहले सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करें? बार मैग्नेट्स के बारे में। अब देखो, एक जो बार मैग्नेट होता है वो आपका कुछ इस तरह का होता है, क्यूबाइड शेप का रहता है। ठीक, ये उसका एक एंड नॉर्थ पोल होता है और एक एंड क्या होता है? अच्छा, जो पोल्स होते हैं ना वो एंड पे नहीं लाई करते कभी भी, ज्योमेट्रिक एंड से थोड़ा अंदर होते हैं आपके मैग्नेटिक पोल्स। समझ में आया? तो जो पोल्स होते हैं बार मैग्नेट के वो एंड्स पे नहीं होते आपके, दे लाई समव्हाट इनसाइड द एंड ऑफ द। ठीक, तो यहां पे आपके पोल्स लाई होते हैं, एक एंड नॉर्थ होता है और एक एंड। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? लेट्स से n। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या हम बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन से दैट बिकॉज़ इट हैज टू पोल्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय सम। तीन डाइपोल होता है, हमने देखा है। ऐसे ही क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था? वो क्या होता था? -q एंड और कुछ सेपरेशन होती थी जिसको हम क्या कहते थे? 2a कहते थे। क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था? दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। नाउ, और ये जो 2a डिस्टेंस होती थी यहाँ पे इन दोनों के बीच की होती थी -q चार्ज एंड। वैसे ही ये जो 12 डिस्टेंस है यहाँ पे, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड। तो अगर आपको टोटल लेंथ दी है तो उससे ये थोड़ा कम है। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। What is the distance between, if the bar magnet is given of some length, let's say how much? 2 meters। बहुत बड़ा हो गया, let's make it smaller। Let's say 10 centimeters। So what will be the length, the distance between the poles? So less than 10 centimeter, equals to 10 centimeter, greater than, so it will be less than 10 centimeter। ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं for the objective। Now I am going to tell you one more thing। ये बताओ क्या अकेला पॉजिटिव चार्ज कहीं पे एग्जिस्ट कर सकता है?
कि हमेशा इसको माइनस चार्ज चाहिए साथ। इज इट पॉसिबल? यस। चार्जेस अकेले एग्जिस्ट, दे कैन एग्जिस्ट एज ए सिंगल चार्ज। तो अगर प्लस क्यू कहीं अकेला है तो वो अकेला ही रहेगा, उसको किसी दूसरे चार्ज की जरूरत नहीं है। बट पोल्स कभी भी अकेले, पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन, आप आइसोलेट नहीं कर सकते कि सर हमने इसको काट दिया तो अलग हो गया, अभी बताऊंगा क्या। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पोल्स थे, क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज था और एक, वो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनको देखो दूसरा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये साथ में एग्जिस्ट करेंगे हमेशा। अगर कहीं पे नॉर्थ होगा तो साथ में साउथ भी होगा, दैट इज सेम। देन तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब सिंगल पोल, मोनो मीन सिंगल, तो मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। तो किसी ने कहा नहीं सर मैं अलग करके दिखा सकता हूं, तो अभ्युदय ने क्या किया, इसको बीच से ऐसे काट दिया ट्रांसफर से, कहा देखो मैं अलग करके सर आपको दिखा। तो अगर उसने ट्रांसफर सेक्शन कर दिया इस बार मैग्नेट का, तो देखो उसने कहा देखिए सर मैंने नॉर्थ और साउथ अलग कर दिया, और उसने कहा ये हो गया, ये दो टुकड़े हो गए। ये क्या था, नॉर्थ था, ये क्या था, देखिए सर ये हो गए अलग। बट उसने क्या देखा कि यहाँ पे भी पोलैरिटी डेवलप हो गई, और यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ क्या पोलैरिटी डेवलप हो गई, साउथ, और यहाँ साउथ था तो यहाँ ये चीज हो गया। अगर आप काटते भी हो किसी बार मैग्नेट को बीच से ना, उसके जो पार्ट्स ब्रेक होते हैं ना, उसमें फिर नए पोल जनरेट हो जाते हैं। देखा, फिर से दो पोल हो गए कि नहीं, तो हमने यहाँ दो बार मैग्नेट्स प्रोड्यूस कर दिए। बस इनकी थोड़ा स्ट्रेंथ जो होगी उस बड़े वाले से क्या होगी, कम होगी बस। तो एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कि अगर हमने ट्रांसवर्सली किसी बार मैग्नेट को कट कर दिया है, तो जो दो टुकड़े टूटेंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे बात ये पढ़ा है कि अनलाइक पोल्स जो होते हैं मैग्नेटिक पोल्स, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, तो ये साउथ इस नॉर्थ को क्या कर लेगा, तो जैसे ही अभ्युदय ने काटा इसको तो तुरंत ही स्टिक बिकॉज़ ऑफ दिस। ये क्वेश्चंस आते हैं कई बार, लेकिन मैंने कहा आप इसको लॉन्गिट्यूडनली कट, नाउ व्हाट विल बी द आंसर। मैंने कहा कि आप इसको इसके एक्सिस के अलोंग कट कर दो, इसके अलोंग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब बताओ जो दो टुकड़े टूटेंगे वो रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, देखें ध्यान से। अगर मैंने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या था, यहाँ वाला एंड भी नॉर्थ और ये वाला एंड भी, दिस इज साउथ, तो दिस इज साउथ एंड दिस इज, देखो नॉर्थ नॉर्थ है और साउथ रिपल्सन होगा दोनों के बीच में, तो दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि अगर हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो जो पीसेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करेंगे तो रिपेल करेंगे दोनों पीसेस। तो हम देखो आइसोलेट नहीं कर सकते कभी भी सिंगल पोल को बाय एनी मींस। अगर हम आइसोलेट करने की कोशिश भी करते हैं तो नए पोल जनरेट कर लेता है। दैट्स द फर्स्ट की पॉइंट रिगार्डिंग द पोल्स। अच्छा, अब सिंस ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, तो ये बताएं आप कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने पढ़ा था कि माइनस क्यू होता था और एक, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू से जो पास करने वाली लाइन होती थी या जो एक्सिस, इसको क्या कहा जाता था, एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इसको क्या कहते थे हम, ये जो लाइन है आपकी जो पास कर रही है दोनों चार्जेस से, माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होगी, दिस लाइन इज कॉल्ड द
एक्सिस ऑफ योर डाइपोल। इसको हम एक्सियल लाइन भी कह देते हैं कई बार। क्या कह देते हैं इसको? एक्सियल। वैसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो पास करने वाली लाइन होगी वो भी इसकी एक्सिस होगी कि नहीं? तो ये एक्सियल लाइन की बात होगी। एक और लाइन होती है जिसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, और वो लाइन होती है डाइपोल के सेंटर से पास करने वाली। वो डाइपोल के सेंटर से पास करती है और एक्सिस के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। उस लाइन को हम उस डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। कहते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने पढ़ा है ये सारी चीजें। मैं रिवाइज करा रहा हूं आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, साथ में लेके चलते हैं तो कंपैरिजन भी होता रहेगा। तो वैसे ही अगर ये बार मैग्नेट का ये इसकी एक्सियल लाइन थी, सो दिस विल बी द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, तो हमने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन समझ ली कि क्या होती है किसी भी बार मैग्नेट की। नाउ अब हमने ये भी स्टडी किया था कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से कुछ डिस्टेंस r पे या कुछ डिस्टेंस x पे कोई एक पॉइंट कंसीडर करूं इस एक्सियल लाइन पे, तो उसको क्या कहते हैं? लेट्स से p। देखो p एक पॉइंट है जो कहां लाई कर रहा है? एक्सियल लाइन पे, और जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है? याद रखना डाइपोल से बेसिकली जब भी हम डिस्टेंसेस लेंगे वो कहां से लेंगे? सेंटर से। तो सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है? क्या इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था? बताएं एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी? k p अपॉन r क्यूब था, स्क्वायर नहीं था यहाँ पे, क्यूब था। तो अगर x है तो x क्यूब होगा। ठीक, तो क्या वैसे ही एक मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का भी सेम एक्सप्रेशन आना चाहिए? ये होता है। ये आपका एक मैग्नेटिक डाइपोल दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज योर नॉर्थ एंड साउथ। यहां पे साउथ लेते हैं, यहां पे नॉर्थ लेते हैं। एक चीज और, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक माइनस चार्ज होता है और एक, तो बताओ किस पोल को तुम पॉजिटिव पोल कहना कंसीडर करोगे और किस को नेगेटिव? तो नॉर्थ पोल इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज वाई, नो। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ पोल से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दैट्स व्हाई दे हैव द सिमिलरिटी कि दोनों से ही फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो अगर यहाँ ये प्लस चार्ज है तो इसको भी हम पॉजिटिव पोल कह सकते हैं कि नहीं? वैसे ही नेगेटिव पोल किसको मान सकते हैं? तो हमेशा याद रखेंगे। ना अब मैं इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, लेट्स से एट सम डिस्टेंस x अलोंग द एक्सिस, ये पॉइंट ले लिया और मैंने कहा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। और ये जो x है ना वो बहुत दूर का पॉइंट है। x क्या है? बहुत, मतलब डाइपोल की आपकी अगर लेंथ कितनी है? 12। आप 2a भी लेके चल सकते हो ज्यादा सिमिलरिटी अगर करना है, दैट्स योर चॉइस। मैं l लेके चल रहा हूं। ठीक, तो कंडीशन ये है कि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इस डाइपोल की लेंथ से क्या है? बहुत ज्यादा। तो अगर आपकी आपका देखो ना बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट हो गया, बताओ इन दोनों के बीच मैक्सिमम अभी कितनी डिस्टेंस होगी? 8-10 सेंटीमीटर। अब मैंने कह दिया एक बहुत दूर पॉइंट ले लिया मीटर्स, तो बताओ वो जो पॉइंट है इसके सेंटर से वो बहुत ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो जब ये चीज होती है कि जो पॉइंट है आपका वो बहुत दूर होता है डाइपोल की लेंथ के कंपैरिजन में, तब ये वाले फॉर्मूले लगते थे। तो k 2p/x³ कब लगता था? जब x की वैल्यू डाइपोल के लेंथ की वैल्यू से क्या हो? बहुत ज्यादा। देन ओनली वी अप्लाई दैट। तो वैसे ही when x is greater than 12, उस केस में बताओ मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछूं एक्सियल पॉइंट में तो क्या होगी? k 2, और बताओ वहां p होता था, यहाँ हमने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। जैसे ये p है ना, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैं पहले p को डिफाइन कर देता हूँ जिनको लग रहा हो कि p क्या है। तो देखो कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका अपना डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
एंड दैट इज गिवन बाय q इनटू, इनका चार्ज कितना है q, और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, तो q को अगर हम 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम p से, तो वैसे ही एक मैग्नेट का क्या होता है अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे m से। तो अब बताओ v एक्सियल क्या होना चाहिए, k 2m डिवाइडेड बाय x। सेम एनालॉजी, यहाँ p की जगह क्या आ गया है m, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब क्या हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड निकालना सीखा था, वो एक्सियल वाली फील्ड का क्या हाफ होता था, तो इक्वेटोरियल कितना होगा kb बाय x क्यूब। अगर ये पॉइंट सेंटर से कितनी दूर पे है, x की दूर पे है, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी दैट विल बी kb बाय हाफ ऑफ द एक्सियल। तो एक्सियल लाइन पे अगर तुम 2 मीटर पे पॉइंट लेते हो और मैंने कह दिया कि वहां फील्ड है लेट्स से 10 यूनिट्स, 2 मीटर का अगर हम पॉइंट इक्वेटोरियल पे लेंगे तो वहां जो फील्ड होगी वो क्या होगी, हाफ होगी एक्सियल पॉइंट के। समझ रहे हैं, यहां 10 थी तो यहां कितनी होगी 5, तो मतलब इक्वेटोरियल की लॉन्ग थोड़ा वीकर होती है ना। तो क्या यहां पे इक्वेटोरियल लाइन के लॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, लेट्स से क्यू पॉइंट है जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, x की डिस्टेंस पे, यहाँ पे जो b इक्वेटोरियल होगा वो कितना होगा am by x। क्लियर, तो ये इक्वेटोरियल। अब डायरेक्शन की बात करें, अब किसकी बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनकी अपनी क्या भी होती है डायरेक्शन। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो ई एक्सियल है इसकी जो डायरेक्शन होती है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर। तो किसकी डायरेक्शन में होती है, अच्छा p वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है -q से +q की तरफ, तो यानी जो आपका p वेक्टर है वो ये है -q से, और देखना है जो e एक्सियल है क्या वो भी उसी डायरेक्शन में है, देख रहे हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, p वेक्टर भी आपका राइट साइड लग रहा है और e एक्सियल भी क्या होगा, तो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किसकी डायरेक्शन में, जिधर की, जिधर। तो वैसे ही यहाँ पर चलो ये बताओ m वेक्टर की मैं कहूँ यहाँ डायरेक्शन बताओ तो वो किधर से किधर होगा, साउथ से, जैसे यहाँ -q से p की डायरेक्शन थी वैसे ही यहाँ m की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, ये m वेक्टर आ गया। तो क्या एक्सियल पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन m की डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर। अब आओ इक्वेटोरियल पॉइंट पे, अब देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q +q, ठीक। अब मैंने उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन बता दी है, मैग्नीट्यूड क्या था kb बाय x क्यूब, यार क्यों, अब डायरेक्शन कि भाई अब p वेक्टर आपका इधर की तरफ है -q से +q, अब या तो ये इधर होगा या तो इधर होगा, यहाँ पे हमेशा p वेक्टर की उल्टा डायरेक्शन में होती है, समझ गए। जब भी डाइपोल के केस में आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे डायरेक्शन बताना होगा तो आप p की डायरेक्शन के बेसिस पे बताएंगे हमेशा, तो एक्सियल लाइन पे फील्ड p के डायरेक्शन में होती है, इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड p के अपोजिट है, और मैग्नेट्यूड पता ही दिया आपको। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के केस में, तो देख रहे हैं यहाँ पे m वेक्टर की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, साउथ से, तो क्या एक्सियल लाइन पे फील्ड इधर होगी, और अगर मैं इक्वेटोरियल में पूछूं तो फील्ड अपोजिट होता है। तो आपको बस ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट को कोरिलेट कराना है, क्लियर। तो दिस इज अबाउट द फील्ड स्ट्रेंथ। अब और कुछ बातें करते हैं डाइपोल के बारे में। तो अब हमने क्या डाइपोल के एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड निकालने का फॉर्मूला जान लिया, कभी भी आपको न्यूमेरिकल आएगा तो आपको बस फॉर्मूले लगाने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसका डेरिवेशन इस बार आपके एग्जाम में नहीं है क्योंकि ये डिलीटेड टॉपिक्स है, मैं बस एक फॉर्मूले का रिवीजन करा रहा हूं आपका, इसका डेरिवेशन नहीं आएगा। और अगर आप करना भी चाहते हैं तो सेम है पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल की है, तो आप इसीलिए उसने हटाया बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड समझ रहा है ना कि आपने सेम चीज कहां की है
क्यों दोबारा उसी चीज को इंक्लूड करें, क्योंकि आप तो जान ही रहे हो, अगर कोई पूछ देगा तो आप बता दोगे, अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक है आपके पास। सब कुछ सेम है एज इट इज 100%, बस नोटेशन चेंज हो गए, वहां p था यहाँ हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, यहाँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो k है ना कांस्टेंट, वो क्या होता है 1 बाय, यहाँ का जो k है वो, बस कुछ चीजें चेंज हो गई, बाकी सब सेम है। ओके, फिर और कुछ बातें, अगर हमने पढ़ा था कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और उसको कुछ एंगल पे रखें फील्ड से, लाइक दिस, तो -q है और ये क्या है +q। दो बातें हमने जानी थी, एक इलेक्ट्रिक डायपोल पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, लेकिन अगर ये कुछ एंगल पे है, p वेक्टर इधर हुआ -q से, तो देखो p वेक्टर और e वेक्टर के बीच क्या कुछ एंगल है यहाँ पे थीटा, तो अगर p वेक्टर और e वेक्टर के बीच कुछ एंगल होता है तो उस केस में क्या आता है, इसमें डॉट दैट वाज गिवन बाय p cos which is in magnitude is given by p e sin magnitude of the curve, ठीक, तो ये मैग्नीट्यूड है नाउ। और फिर ये क्या करता था, टॉर्क इसको वापस इधर लाने की कोशिश करता था, स्टेबल कंडीशन में लाने की, मतलब ये टॉर्क क्या करने की कोशिश करता था कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो किस तरह से अलाइन हो जाए, ऐसे अलाइन हो जाए कि जो p वेक्टर है वो किसके पैरेलल हो जाए, e वेक्टर के, तो मतलब पैरेलल करने की कोशिश करेगा हमेशा। ये जो टॉर्क है वो सिर्फ उसका इतना काम है कि p को हमेशा किसके इक्वल बनाना चाहेगा, e के, तो क्या ये वापस लाएगा, ये क्या होता है जब डायपोल आता है तो वो कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होता है, जिसकी वजह से फिर वो उल्टा चला जाता है, फिर अब इधर आके तो फिर टॉर्क इसको इधर लाएगा, क्योंकि हमेशा p के क्या करना है, पहले इधर लग रहा था नीचे लाना था, क्योंकि अब जब वो नीचे चला जाएगा घूमता हुआ p वेक्टर ऐसे, तो क्या टॉर्क इसको फिर इधर ले जाएगा, क्या ये करेगा ऑसिलेशन। अच्छा, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या ये डायपोल हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन अर्थ में अगर इसको करके छोड़ दिया जाए तो इसका ऑसिलेशन डैम्प होता जाएगा और एक स्टेज के बाद ये डैम्प क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और फाइनली रुकेगा किस कंडीशन में, इस कंडीशन में रुकेगा कि p is parallel to, तो यही करना है कि दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्या सेम चीज मैग्नेट्स में भी होती है, मैंने आपको कंपास की निडल का कॉन्सेप्ट सिखा दिया है यहाँ पे, कि आपने क्या किया, एक मैग्नेट लिया उसको धागे से बांधा और आपने ना आपने ऐसे छोड़ दिया, देखते हैं वो क्या करती है, ऑसिलेशन होता है उसमें और वो ऑसिलेट होते हुए फिर एक लाइन में आके क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती है, क्या यही चीज हो रही है। अब बात आती है कि यहाँ पे उस मैग्नेट को घुमाने वाला कौन है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, हमारे चारों तरफ क्या है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करके छोड़ दूं और ऐसे छोड़ूं कि बार मैग्नेट का जो m वेक्टर है वो कुछ b से क्या कर रहा हो, थीटा एंगल बना रहा हो, तो क्या इस बार मैग्नेट पे टॉर्क आएगा और वो टॉर्क क्या करने की कोशिश करेगा कि m किसके पैरेलल हो जाए, ऑसिलेट करेगा आपका बार मैग्नेट और अर्थ में एयर है, अर्थ में क्या है, स्पेस में होता तो ये हमेशा ऑसिलेट करता रहता है क्योंकि इसकी एनर्जी डिसिपेट नहीं होती, लेकिन अर्थ में एयर द डिस्टेंस की वजह से इसका जो ऑसिलेशन है धीमा होता जाएगा और एक टाइम के बाद बार मैग्नेट रुक गया, और अब आपको पता चल गया कि आपका जो m वेक्टर है वो किसके पैरेलल, और फिर आप डायरेक्शन बता देते हो कि देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ। तो कंपास की जो निडल है आपकी वो भी एक डायपोल ही होती है, देखते हो कंपास देखा है तुम लोगों ने, तो कंपास की निडल को ऐसे करोगे ना वो निडल ऑसिलेट करती है और फिर फाइनली रुक जाती है एक पॉइंट पे आके, तो ये उसके वर्किंग प्रिंसिपल है आपका। तो समझ में आया अगर कैसे ये टॉर्क वाला कांसेप्ट लगता है निडल वगैरह में या मैग्नेट्स वगैरह में। तो ये बात हो गई आपके टॉर्क की। अच्छा, क्या हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, इलेक्ट्रिक डायपोल की क्या निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, क्या था फॉर्मूला उसका, -p डॉट, तो कभी भी हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका एक्सप्रेशन था -p डॉट, जिसको हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में क्या लिखते थे, Pe cos
वैसे ही एक मैग्नेटिक डाइपोल के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, एंड द एक्सप्रेशन विल बी माइनस m डॉट b व्हिच इज फर्दर रिटन एज माइनस mv cos। ये रहा पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। फिर हमने कुछ स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, वो मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। वैसे देखा जाए तो ये सारी चीजें मैंने कई बार रिपीट किया है ताकि आपको याद हो जाए सारी चीजें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी है याद रखना इसको ना। तो ये रहा आपका। तो देखो मैंने ये टॉर्क वाला इसलिए इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया क्योंकि आपको वो कंपास वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कंपास की नीडल या बार मैग्नेट से आप जो डायरेक्शन पता लगाते हो वो इसकी लॉजिक से लगाते हो टॉर्क वाले कॉन्सेप्ट से, कि अगर आपका बार मैग्नेट बी की तरफ है तब तो वो नहीं घूमेगा, लेकिन अगर वो बी से क्या कर रहा होगा तो वो घूमेगा और फिर फाइनली बी की डायरेक्शन में क्या कर लेगा अपने आप को अलाइन। ओके सो दिस इज, तो आपको ना एक कंपैरिजन चार्ट बनाना है। मैंने देखो होमवर्क ऑलरेडी दिया हुआ है आप सबको, फिर भी जो नए हैं वो फिर से याद कर ले कि आपको कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट मैग्नेटिज्म के साथ क्या करना है कंपैरिजन का चार्ट, क्योंकि फॉर्मूले सेम है ना सब, तो आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा हाँ यहाँ पे ये ठीक। तो दैट इज यू हैव टू डू नाउ। तो ये बार मैग्नेट की बातें हो गई, दिस इज ऑल अबाउट द बार मैग्नेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक राइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये सब लिख लीजिएगा आप अपने बुक से जाके, अपने से लिख सकते हैं देखो सारी चीजें, बस मैंने एक रिवीजन कराया ठीक। मैग्नेटिक फील्ड देखो आपने पढ़ा है कि कोई भी एक चार्ज है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लस चार्ज क्या है, अगर प्लस चार्ज है तो आपने पढ़ा है कि वो चार्ज अपने चारों तरफ क्या एक फील्ड जनरेट करता है। कोई भी चार्ज है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, जैसे आपकी अर्थ है ना ये अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रही है, फील्ड दिखती नहीं है हमें बट इट क्रिएट्स, और इस फील्ड में अगर कोई मास आएगा तो क्या ये फील्ड उसको अट्रैक्ट कर रही है, मतलब फोर्स लगा रही है। फील्ड क्या कर रही है, तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड मासेस पे फोर्स लगाती है कि नहीं। वैसे ही एक चार्ज की ये प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ठीक। अब अगर इस फील्ड में कोई बाहर से दूसरा चार्ज आएगा तो उस पे इस फील्ड की वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब फोर्स दो तरह के होते हैं, या तो अट्रैक्शन का होगा या तो ग्रेविटेशनल में सिर्फ अट्रैक्शन होता है। ग्रेविटेशन में सिर्फ क्या होता है, क्योंकि मासेस दो तरह के नहीं होते, मास हमेशा पॉजिटिव है। क्या आपने नेगेटिव मास सुना है कभी, अभी नहीं सुना है, बट लेटर यू विल लर्न अबाउट इट ओके। तो लेकिन चार्जेस दो तरह के होते हैं, प्लस होते हैं और इसकी वजह से दो तरह के फोर्सेस आते हैं, समझ में आया। अच्छा अब अगर हम यहाँ फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज बनाए तो बताओ आपको पता है कि क्या लगेगा इस पे, तो इससे ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन फील्ड होती है वो हमेशा क्या होती है, आउटवर्ड होती है। तो क्या होती है कि अगर आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाके छोड़ेंगे फील्ड में तो वो चार्ज से क्या करेगा, दूर भगेगा, अवे जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे एक चार्ज के अराउंड में वो क्या होती है, चार्ज से बाहर निकलती हुई। अब देखो तो समझ में आया, अगर एक चार्ज है तो उसके अराउंड में क्या क्रिएट होगी एक, अब अगर इसी फील्ड, अच्छा ये बताओ इनडायरेक्टली आपको क्या फील्ड दिखेगी, नहीं, लेकिन अगर हमें अपनी कॉपी या नोटबुक में दिखाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। वहीं से कॉन्सेप्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सेम चीज मैग्नेटिज्म में सब लग रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक वहां मैग्नेटिक, बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट करंट, कि आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना चाहते हैं पिक्टोरियली तो आप इसकी हेल्प से दिखा सकते हैं। और एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस क्या होती हैं, हमेशा
रेडियली आउटवर्ड होती है। These are रेडियली। और कैसे पता चला आउटवर्ड है? क्योंकि अगर हम एक टेस्ट चार्ज लगाएंगे तो वो कैसे भागेगा? आउटवर्ड। फील्ड आउटवर्ड फोर्स लगाती है, इसीलिए फील्ड क्या होती है? अगर मैं पूछूं ग्रेविटेशनल फील्ड किधर है? सेंटर की तरफ, क्योंकि अगर मास को मैं छोड़ूंगा तो वो किधर की तरफ जाना चाहेगा? अर्थ के सेंटर की तरफ जाना चाहेगा। अच्छा, वैसे ही एक नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी वजह से फील्ड क्या होती है? इनवर्ड। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक प्लस चार्ज लगाऊंगा तो क्या अट्रैक्ट होगा? तो ये प्लस माइनस क्यू का चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो देखो हम टेस्ट चार्ज सेम रखते हैं। टेस्ट चार्ज इसको मानना है प्लस, फिर एक बार प्लस क्यू को यहां रख के देखा तो वो रिपेल हो रहा था, तो बोल दिया आउटवर्ड होगी फील्ड। फिर उसी टेस्ट चार्ज को माइनस क्यू चार्ज के पास रखा तो वो क्या हो रहा था? अट्रैक्ट हो रहा था, तो बोल दिया कि फील्ड क्या होगी? टेस्ट चार्ज सेम रखिएगा तभी ना कंपेयर करा पाओगे। तो इसीलिए एक नेगेटिव चार्ज पे फील्ड क्या होती है? इनवर्ट। तो मतलब फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। अच्छा, तो प्लस चार्ज से फील्ड निकलेंगे और कहां टर्मिनेट होंगी? लेकिन मैंने कहा आइसोलेट इलेक्ट्रिक चार्ज भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो मैंने बोला कि कहीं पे सिर्फ एक प्लस क्यू का चार्ज है। क्या है? सिर्फ। तो फील्ड तो निकलेंगी इससे, ये तो क्लियर है, लेकिन खत्म कहां होगी? दैट इज द क्वेश्चन। क्या पास में कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है अभी? नहीं, क्योंकि आइसोलेट है। तो बताओ फील्ड लाइन निकली तो, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, एंड कहां होंगी? इंफिनिटी में। एंड कहां होंगी? इसीलिए आप ऐसे बाहर की तरफ बना देते कि ये इंफिनिटी है। सेम थिंग फॉर द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन क्या होगी? टर्मिनेट होंगी, और आ कहां से रही होंगी? इंफिनिटी से आ रही। तो समझ में आया? तो ये आपकी फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो अब आपको पता है कि प्लस से निकलेंगे और खत्म, क्योंकि अब पास में नेगेटिव चार्ज है। तो फील्ड निकली प्लस से और खत्म। तो क्या आपने डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया था? वो कुछ इसी तरह से होती थी, प्लस से निकलती थी और माइनस पे खत्म होती थी, ऐसे। क्या ये बार मैग्नेट की तरह कुछ दिख रहा है? क्या बार मैग्नेट डायपोल ही तो है? जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए फील्ड लाइन बनती है, वैसे ही किसके लिए बन जाएगी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन? तो बार मैग्नेट दोनों क्या है? अच्छा, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, बताओ फील्ड लाइंस कैसे होंगी? प्लस से निकलेंगी और यही तो कैपेसिटर है तुम्हारा। यही क्या है? कैपेसिटर। चलो अब इंडक्शन थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं आज। क्या है ना, मैं रिवाइज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सब चीजें मैग्नेटिक फील्ड लाइन में भी एप्लीकेबल है। तो आपने एक ऐसे समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप अल्टीमेटली समझ ही जा रहे हैं। फिर मैं प्रॉपर्टीज लिखा दूंगा। अब देखो ध्यान से, फिर से देखेंगे, इंडक्शन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जाम में, ध्यान से देखिए। मैंने कह दिया एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, उसके पास में मैंने एक क्या रख दिया? एक प्लेट को रख दिया। एक क्या रख दिया मैंने? प्लेट। बताओ फील्ड लाइंस ड्रॉ। तो अब आपने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट कि अगर एक प्लस चार्ज के बगल में एक न्यूट्रल कंडक्टर है, ये प्लस चार्ज इस बॉडी पे जितना नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इस प्लेट पे जितना नेगेटिव चार्ज है वो क्या सब इधर की तरफ जाना चाहेगा, तो वो प्लेट के इस एंड पे आके इकट्ठा हो गया। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। इसको क्या कहते हैं? कि तुम पड़ोसी को देख करके पढ़ने लग जाते हो, ये तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है? वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूं। इसी को तो इंडक्शन कहते हैं ना, कि आपके अंदर इच्छा जागे कोई दूसरे को देख के। यहाँ इस प्लेट में इंडक्शन हो रहा है ड्यू टू दिस। यहाँ पे क्या आ गया? तो आप बताओ दूसरे एंड पे क्या जाएंगे? होगा। अब आप बताओ फील्ड लाइन क्या होगा? तो प्लस से खत्म और माइनस पे, प्लस से निकलेंगे और माइनस पे अभी रुकना। और यहाँ फिर प्लस है तो क्या यहाँ से फिर निकलेंगे और फिर इंफिनिटी, क्योंकि इधर कोई माइनस है। एक और चीज, जब भी फील्ड लाइंस निकलती है किसी भी चीज
से क्या खत्म होती है, हमेशा परपेंडिकुलरली होती है। कैसे होती है हमेशा? इसीलिए देखो मैंने परपेंडिकुलरली एंटर कराया। हर जगह जब प्लेट एंटर करेगी उस समय वो प्लेट के साथ कितना एंगल बना रही होगी। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। ऑलवेज। तो अगर मैं कहूं ये एक मैंने स्क्वेयर दे दिया है जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ड्रॉ द फील्ड लाइंस। क्या प्लस है, निकलेंगी और परपेंडिकुलरली निकलेंगी। कैसे निकलेंगी? अगर कभी आ गया एग्जाम में कुछ एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। चलो तो ये बताओ, ये प्लस क्यू का चार्ज है और ये कंडक्टर रखा है, ड्रॉ करें फील्ड लाइंस। बताएं, इंडक्शन होगा पहली बात तो क्या होगा, तो जितना भी इस कंडक्टर के अंदर, ये पूरा एक कंडक्टर है आपका, जितना भी कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया इस साइड आके इकट्ठा होगा, ये अट्रैक्ट करेगा ये प्लस चार्ज, और बस पॉजिटिव चार्ज आके क्या अपोजिट फेज में जाके कनेक्ट होगा फोर्स रिपल्सन की वजह से। और जितना नेगेटिव उतना सेम होगा। नाउ अब ड्रॉ करो, क्या क्यू से निकलेगा और माइनस पे और परपेंडिकुलरली बनाना। देखा मैं क्यू से निकाल रहा हूं और एंटर करा रहा हूं, देखो 90 डिग्री। ये चीज ध्यान देंगे कि हमेशा एंटर कैसे करेंगे 90 डिग्री से, ऐसे 90 डिग्री बनाएंगे एंगल लाइक दिस, ऐसे समझ रहे हैं। और फिर यहां से क्या निकलेगी 90 डिग्री पे, क्योंकि यहां पे क्या है प्लस, ये फील्ड लाइंस हो गया। समझ गए? कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं आती, ये बात हमेशा याद रखिए, ये प्रॉपर्टी होती थी। इसको कभी और समझा दूंगा, आज बस याद रखोगे कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, कभी बना दिया तो वो गलत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में ऐसे। तो देखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जान लिया और ड्रॉ करना सीख लिया। अब चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में समझते हैं कि हाउ टू ड्रॉ दैट। तो समझ में आया कि जब कभी भी कोई, अच्छा क्या सिंगल पोल एग्जिस्ट करेगा, कभी पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ इन्फिनिटी वाली बात नहीं आएगी। यहाँ हमेशा ऐसा होगा कि नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पे, बस यही स्टोरी नहीं एंड होती है। यहाँ पे एक और चीज है, देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू में क्या हो रहा था, प्लस से निकल के माइनस क्यू में, लेकिन क्या ऐसा होता था कि माइनस क्यू से प्लस क्यू वापस आए? नहीं, हमारा रूल ही खराब हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर हमें माइनस क्यू से प्लस क्यू लाना है तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि माइनस क्यू से स्पीड जनरेट हुई और खत्म कहाँ हो गई, वो तो अगेंस्ट हो गया हमारे रूल के। रूल तो हमारा ये है कि प्लस से जनरेट हो गई और माइनस क्यू पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाने का। क्लोज लूप तो तभी होगा जब जहां से शुरू हुआ वहीं पे आके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एक बेसिक डिफरेंस है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप को क्या करती हैं, बनाती हैं। लेट्स सी हाउ। ये आपका एक मैग्नेटिक डाइपोल है जो बार मैग्नेट है। क्लियर सी बात है, नॉर्थ से फील्ड निकलेंगी और साउथ पे, इसीलिए नॉर्थ को पॉजिटिव पोल बोला है और साउथ को फील्ड लाइन 90 डिग्री वाला केस उस समय एप्लीकेबल है। तो नॉर्थ से निकली और साउथ पे, लेकिन साउथ के आगे एंड नहीं होता, वो मैग्नेट के अंदर साउथ से कैसे जाती है, फिर इस तरह से आपकी मैग्नेट के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है, बट विद इन द मैग्नेट दे गोज फ्रॉम साउथ टू, इस तरह से एक लूप बनती है। इन दिस वे ए लूप इज। तो बाकी तो फिर आप आता है आपको बनाना है फील्ड लाइंस। क्लियर? दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इक्वल बार है। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही है, बस इलेक्ट्रिक डाइपोल में अंदर नहीं होता था, यहाँ पे अंदर हो गया। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक, आज मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज लिख के लाना है। जिन्होंने लिख लिया है गुड, नेक्स्ट क्लास में आप प्रॉपर्टीज लिख के लाएंगे, हम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे थोड़ा और। वी विल डिस्कस few more properties about them.